हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर से हम एक बार मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। तो ध्यान रहे, अभी तक का जो चैप्टर आपने पढ़ा केमिस्ट्री में वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक्स इस पर डिस्कस किए, लाइक नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स, इस टाइप से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस की थी। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स, पीछे के वीडियोस ना देखे हो तो कृपया करके एक बार पीछे से देख लें, जिससे इस चैप्टर का बेस आपको क्लियर हो जाए और ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और जो बोर्ड में इसके आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने उनको भी बता रखा है इसमें वीडियोस में, अपने अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा रखा है इजी टेक्निक से। और आज हम लोग फिर से चल रहे हैं अपने इसी के आगे के टॉपिक पे, और अगला टॉपिक कोई और नहीं, कुछ और नहीं, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है। और आज हम लोग मोलर कंडक्टिविटी पे मिल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे ही हमको बात करनी है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कंडक्टिविटी पे। सबसे पहले कंडक्टिविटी क्या होती है? अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है जो होती है, एक बार उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी में हमारा सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस पे, कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके अबाउट में हमको बात इसके पहले करनी पड़ेगी। तो जो फिजिक्स में रेजिस्टेंस आपने पढ़ रखा है उसी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में भी रेजिस्टेंस होता है, तो उसी रेजिस्टेंस की हम लोग आज बात करेंगे, उसके यूनिट्स पे बात करेंगे। तो कई सारी बातें हैं, तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं अपने रेजिस्टेंस टॉपिक की तरफ। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की। यहाँ पे जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो रेजिस्टेंस, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R = L/A, यानी कोई भी रेजिस्टेंस है जो करंट को पास ना होने दे, उसमें उसके फ्लो में रेजिस्टेंस दिखाए, उसी को हम लोग एक तरह से रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इनवर्स, ये जो आपका प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे लगेगा रो, और रो L/A। अब ये R तो रेजिस्टेंस है, R आपका रेजिस्टेंस है, L लेंथ ऑफ द वायर है, और A जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। रो आपका रेजिस्टिविटी हो जाता है। तो इसी के सीक्वेंस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल R। R से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड इट इज मेजर्ड इन ओम। जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम होता है, विच इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। It can be measured with the help of Wheatstone bridge. The electrical resistance of any object is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section. तो मैंने वही बताया कि किसी भी जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट यहाँ पे कौन आएगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा। हमारे पास जो रो है ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, ठीक।
तो R is equal to rho L upon A. The constant of proportionality is called resistivity या specific resistance भी इसको बोलते हैं। SI यूनिट आर ओम मीटर। इसका जो SI यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। इसका जो यूनिट है आपको पता ही कैसे निकालेंगे, तो ये R का यूनिट तो ओम होता है, लेकिन लेंथ मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे जब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर इनवर्स बचेगा, बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट होगा ओम मीटर, एंड क्वाइट ऑफन इज सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हो इज आल्सो। तो फिजिकली द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। इट कैन बी सीन दैट 1 ohm meter is equal to 1000 ohm centimeter और 1 centimeter is equal to 0.01 ohm meter। इसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करके हम इस पे बात कर रहे हैं। आगे आइए आगे टॉपिक पे। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस होता है, इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। और G में मैंने कहा ना कि ये क्या है, इनवर्स है किसका, रेजिस्टेंस का, यानी R इज इक्वल टू 1 अपॉन G। बताया ना कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका इनवर्स होगा रेजिस्टेंस का, ये कैपिटल G जो है ये कंडक्टेंस कहलाएगा, तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन G। और इसका जो यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरा R की वैल्यू अभी भी आपको बताई गई है, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला था हमारा। यहाँ पे जो हम R की जगह पे 1 अपॉन G रख देंगे, तो ये आ जाएगा रो L अपॉन A। ठीक है, तो G अगर निकालेंगे तो G इंटू L, G इंटू L इंटू रो इज इक्वल टू A। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यही फॉर्मूला है आपके पास। इसके बाद आगे फिर वो बोल रहा है कि SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। ये जो G है, G एक तरह से अगर इसका इनवर्स है, तो इसका अगर यूनिट ओम है तो इसका यूनिट ओम इनवर्स होगा। G का जो यूनिट होगा ये ओम इनवर्स होगा, लेकिन उसी को SI यूनिट में सीमेंस बोल देते हैं, साइमेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से, कैपिटल S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला ना कि इट इज इक्वल टू ओम इनवर्स, इसको ओम इनवर्स से भी बोलते हैं, मैंने कहा। अब ओम इनवर्स बोल दीजिए, सीमेंस बोल दीजिए। अब इनवर्स की वजह से ये SI यूनिट इसका सीमेंस हो जाता है, तो सीमेंस भी आप बोल सकते हो। तो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी यानी रो का जो इनवर्स है, रो के इनवर्स को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, यानी रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। ये 1 अपॉन कप्पा है, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। वही इसने कहा कि द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कप्पा है, तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। सिंपल ये इसको कप्पा बोलते हैं, कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं। तो द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि 1 अपॉन G और रो का ये इनवर्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो यूनिट हो जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स हो जाएगा, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक, और इसको या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इन सीमेंस मीटर इनवर्स इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन it is 1 meter long and its cross section area is 1 meter square. It may be noted that 1 centimeter inverse or 100 Siemens meter inverse। तो आपको यहाँ पे जो मैटर मेन पढ़ना है वो इसी चीज पे बात करनी है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि R is equal to रो L अपॉन A। ये था, मैंने कहा ना कि ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी हो गया,
L लेंथ हो गया और A एरिया। रिसेंटली आपने अभी भी देखा कि R इज इक्वल टू 1/G और G को आपने क्या देखा कि ये कंडक्टेंस है। ये कंडक्टेंस है और फिर आपने क्या देखा कि रो इज इक्वल टू 1/kappa और कप्पा को आपने क्या बोला, कंडक्टिविटी। ठीक, तो रो इज इक्वल टू 1/kappa। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम ऊपर उठा के रख दें तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, R की जगह पे 1/G इज इक्वल टू रो की जगह पे 1/kappa और इसके बाद अपना L/A। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। इसी को अगर हम और अच्छे से नोट करें तो क्या होगा, जरा देखिए, kappa इज इक्वल टू GL/A। ये आपका निकल के यहां से फॉर्मूला आ गया, GL/A। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जो कप्पा है ये कंडक्टिविटी, G है कंडक्टेंस और L लेंथ है और A एरिया है। अब इस कप्पा के यूनिट की बात करें तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ये आएगा या सीमेंस मीटर इनवर्स, ये यूनिट है किसका, कप्पा का। ये कप्पा का यूनिट है। इस यूनिट को आप याद रखिए क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्वांटिटी GL/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय द सिंबल G*. जो यहाँ पे आपने अभी रिसेंटली देखा, ये जो L/A है, L/A को बोल दिया गया सेल कांस्टेंट। इट मींस G इनटू बोला गया कि ये आपका सेल कांस्टेंट है। ये सेल कांस्टेंट है, यानी सेल कांस्टेंट को क्या बोला गया, L/A। इतने को सेल कांस्टेंट बोल दिया गया। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि सेल कांस्टेंट क्या आया, it depends on the distance between the electrodes and their area of cross section and has the dimension of length and can be calculated if no L and A। सेल कांस्टेंट आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास लेंथ होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अगर ये नहीं है तो आप लेंथ नहीं निकाल पाओगे, सॉरी सेल कांस्टेंट नहीं निकाल पाओगे। वही उसने कहा। तो measurement of L and A is not only inconvenience but also unreliable. The cell constant is usually determined by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known. जिसकी conductivity हमको पता है, हम उसी की help से cell constant निकाल सकते हैं। तो G* is equal to L/A और इसका रिप्रेजेंट कर दिया गया R के, इतना से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये जो सेल कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, G* है, इसको L/A से लिखते हैं। अब आता है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब मेरे बच्चों ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्या कि मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी का वेरिएशन क्या होता है। तो पहले तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी बात करें तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन VmL ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसलिए आप इस डेफिनेशन को या तो आप याद कर लीजिए और कहीं ना कहीं ऐसी जगह नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसा भी हो, इसको याद कर लीजिए। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो the conductivity of all the ion produced when 1 mole of an electrolyte dissolve in VmL of solution, this is known as
मोलर कंडक्टिविटी, इसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। डेफिनेशन फिर से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी डेफिनेशन, इससे ज्यादा इजी मिलेगी नहीं। द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन VmL ऑफ द सॉल्यूशन। और इस कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैप m से, कैप m से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट मींस कंडक्टिविटी से रिलेटेड कैसे है, तो कैप m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m, इसका रिलेशन इससे, कैप m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m, वेयर m क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी या फिर कई जगह पे इसी को हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, मोलैरिटी या मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी इसको हम लोग कई जगह पे बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका यूनिट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इसकी यूनिट को मत भूलिएगा मेरे बच्चों, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसके यूनिट को आप मत भूलिएगा, क्योंकि कापा का यूनिट आपको पता है, मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर का मतलब सीमेंस सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है वॉल्यूम की वजह से। तो इसका यूनिट जो है, इस मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट है, इस यूनिट को मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए। दूसरा यूनिट इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी होती है, और मोलर कंडक्टिविटी को कैप m से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन और यूनिट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, यूनिट जो है वो आपका MCQ स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो इसका डेफिनेशन है वो डिफाइन द फॉलोइंग या एक्सप्लेन द फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। CBSE के लिए तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ISC के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, जो वो है वही ये भी है, केवल इसमें चूंकि मोलैरिटी जो है वो मोलैरिटी मोल से रिलेटेड है, और जो इक्विवेलेंट, ये जो मोल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये इक्विवेलेंट से रिलेटेड, और इक्विवेलेंट का रिलेशन डायरेक्ट नॉर्मेलिटी से होता है। तो वहां पे हमने जो बात की थी वो मोलैरिटी की थी, और यहाँ जो अब बात करने जा रहे हैं ये हमारी बात नॉर्मेलिटी की होगी। और नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था, ना याद हो तो सॉल्यूशन चैप्टर पे एक बार जाके वीडियो को देख लीजिएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर भी करते रहिए जिससे सभी लोग का भला हो, क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो रहा है, नो चार्ज फॉर एनी वीडियोस और टॉपिक्स। सो प्लीज चिल्ड्रन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक फिर से एक बार है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बात कर रहा था, उसी बीच में मैंने नॉर्मेलिटी की बात करी थी। तो नॉर्मेलिटी की बात की तो वो भी एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि VmL सॉल्यूशन में जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो तो जो भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टिंग पावर होगी उसी को आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलोगे। तो ग्राम जैसे उसमें मोल्स निकालते थे, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट की बात है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मींस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V, जो अगर ml में होता है वॉल्यूम तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर लीटर में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था आपको, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट तो गिवन होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास अपॉन n रखना पड़ता है।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा मेरे बच्चों, फिर से एक बार, द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन VmL ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप कैप EQ से, कैप EQ से। तो कैप EQ इज इक्वल टू kappa into 1000 अपॉन, वहां बात मोलैरिटी की थी, यहां बात नॉर्मेलिटी की है, तो kappa into 1000 अपॉन m, n सॉरी n नॉर्मेलिटी है, और यहाँ पे सारी बातें किसके टर्म्स में होंगी, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में सारी बातें होंगी, ठीक है। तो कैप EQ इज इक्वल टू kappa into 1000 अपॉन n, ये है आपकी नॉर्मेलिटी n। एंड यूनिट की अगर बात करें तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, ये भी कह सकते हो, या मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ऐसे लिखोगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपका यूनिट, इसको लिख सकते हो। तो ये हमारी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की बात थी, जिसके ऊपर हमने बात की। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन और यूनिट का ही सारा खेल है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद है, यूनिट नहीं याद है, तो ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो याद रखिएगा यूनिट और डेफिनेशन। एग्जाम्पल में कंफर्म है, एग्जाम में कंफर्म है कि एक ना एक टॉपिक आपको मिलेगा, भले वो चाहे न्यूमेरिकल हो या ये इससे रिलेटेड डेफिनेशन। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि थोड़ा टाइम मैंने इस फील्ड पे नहीं दिया है, बहुत टाइम लिया है। तो आइए टॉपिक पे नेक्स्ट हमारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ साथ कैसे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, राइट द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन, दोनों बातें हैं, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों में से किसी एक पे बात खोजी जाती है। तो सबसे पहले बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये तो जहमत सी बात है कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा, वो चेंज अपने आप होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमेशा, कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी, चाहे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी हो, लेकिन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों डिक्रीज होगी, ठीक। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये काम आ सकता है आपके। सेकंड पॉइंट बोलता है, और हाँ एक चीज और, इस समय एग्जाम में आपके पास एक स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है, एसर्शन रीजन। 2 साल 3 साल से सीबीएसई में ऐड हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है नीट और आईआईटी जेईई वगैरह में ये क्वेश्चन एसर्शन रीजन बहुत पूछा जाता था, इस वजह से सीबीएसई और आईएससी दोनों ने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, एसर्शन और रीजन। तो वो एसर्शन एंड रीजन के टर्म्स में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, क्योंकि ऐसे ही एसर्शन लिख देगा बेटा, मैं इस वजह से बता रहा हूँ, मैंने कहा ना कि बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक। और ये तो क्वेश्चन जो है, ये सामने आपके जो क्वेश्चन और आंसर लिखा है, तो दोनों ही उसी के लिए हैं, बोर्ड और प्लस कॉम्पिटिटिव पर्पस। तो मैंने कहा ना, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी टाइम के साथ जो भी ना चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसे एसर्शन लिखा होगा, ये पूरा का पूरा एसर्शन का टॉपिक है, और ये इसका नीचे रीजन लिखा है, एसर्शन रीजन कंफर्म एक नंबर में बता रहा हूं। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस per unit volume that carry the current in solution decreases on dilution. dilution पे जो करंट ले जाते हैं, ठीक, आयंस,
वो डिक्रीज कर जाते हैं। तो फिर से एक बार, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक, आगे कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी गिवन concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between two platinum electrodes with the unit area of cross section and at a distance of unit length। ये बात कर रहा है आपकी यहाँ पे सेल कांस्टेंट की। तो ये पॉइंट जो था ये एसेशन और रीजन का पॉइंट था। इस पॉइंट पे आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से। ये आपका G is equal to L upon A की बात कर रहा है, सेल कांस्टेंट की बात कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा वेरिएशन हुआ, ये पॉइंट वेरिएशन वाला इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का था। आगे एक इसी का न्यूमेरिकल गिवन है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है क्योंकि न्यूमेरिकल आपके पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर MOH सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर आप क्वेश्चंस को हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स कराने की कई सारी टेक्निक्स बताई हैं। न्यूमेरिकल्स कराना इतना आसान नहीं होता। न्यूमेरिकल्स में पहले तो आप उस न्यूमेरिकल को कई बार रीड करिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल को रीड करना पड़ता है ऐसे मौके पे। क्योंकि न्यूमेरिकल की जब एक पॉइंट को आप पढ़ोगे, अच्छे से रीड करोगे, तभी आप समझ पाओगे कि इसमें होना क्या है। जब आप उसको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। 15 मिनट सीबीएसई और 15 मिनट आईएससी दोनों दे रहे हैं, इसीलिए सिर्फ कि आप क्वेश्चंस को रीड करिए और क्वेश्चन को रीड करके जो जो वैल्यूज गिवन है उसको एक एक करके 1 बाय 1 करके नोट करते जाइए। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर है मतलब यहाँ पे आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.05 मोल पर लीटर। NaOH सॉल्यूशन, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस R is equal to 0.5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो L क्या हो जाएगी, लेंथ 50 सेंटीमीटर। इस 5.55 into 10 to the power 3 ओम। अब बेटा यूनिट से आइडेंटिफाई करिए ये किसकी वैल्यू है। ओम लिखा है, ओम यूनिट किसका होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा, इसी टॉपिक पे पढ़ा था। तो ओम यूनिट होता है मेरे बच्चों रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R is equal to 5.55 into 10 to the power 3 ओम। ये नोट हो गया। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी निकालनी है मतलब आपको रो निकालना है। कंडक्टिविटी मतलब आपको कप्पा निकालना है। एंड मोलर कंडक्टिविटी इट मींस आपको गैप MB निकालना है। ये 3 पॉइंट्स पे आपको बात करनी है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, रेजिस्टिविटी पे बात कर लेते हैं। तो बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R is equal to रो L अपॉन A। रेजिस्टिविटी हमारे पास रो होती है तो रो ही हमको निकालनी है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, RA अपॉन L। वैल्यू पुट कर दीजिए। R की वैल्यू कितनी है, 5.55 into 10 to the power 3 into A जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको हमने पाई R स्क्वायर करके इस पॉइंट में हमने इसको निकाल दिया है। ठीक, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में। तो क्या आ जाएगा 0.785 अपॉन इसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर रख दीजिए। जैसे ही आप रो को सॉल्व करो तो रो को सॉल्व करने पर आपका जो रो आएगा इसको सॉल्व करिए तो पूरा आपका रो सॉल्व करने पर आपका 87.135 ये आ जाएगा। ठीक, ओम
और मीटर। ठीक है, 87.135 ओम मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में। ये रो की वैल्यू आ गई। अब मेरे बच्चे रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कापा। ये देखिए दूसरी वैल्यू के लिए, तो कापा इज इक्वल टू 1/रो, वैल्यू रख दीजिए 1/87.135। तो कापा की वैल्यू क्या आ गई, कापा की वैल्यू क्या आ गई, जैसे ही आप इसको कापा को सॉल्व करोगे तो 87.135 लिखा है, इसको सॉल्व करते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.01148 यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, नॉट स्क्वायर। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास कप्पा की वैल्यू आ गई। ठीक, अब कप्पा के बाद आपको क्या निकालना है, कैप एम। तो मेरे बच्चों कैप एम इज इक्वल टू क्या होता है, कैप एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, तो कापा इज इक्वल टू सॉरी कैप एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। तो कैप m इज इक्वल टू कापा की वैल्यू मेरे बच्चों ये आपके पास है 0.01148 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू क्या है, जरा देखिए काउंट करिए यहाँ पे 0.05 ये है। जैसे ही आप कैप m रखोगे, ये वैल्यू पूरी सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी पूरी, वो जैसे ही सॉल्व करोगे तो 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी ये आ जाएगी। ठीक, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। देखो कितने एकदम इजी वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इस न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करके दिखाया। आप लोग भी न्यूमेरिकल्स को कुछ इसी तरह से सॉल्व करिए, जैसा कि मैंने एक लाइन को, एक पॉइंट को मैंने उसको रीड किया। रीड करने के बाद सबसे पहला काम जो वैल्यू गिवन थी वो नोट की, इसके बाद क्या निकालना था वो नोट किया, फिर फॉर्मूले को एक वन बाय वन बाइफरकेट करके हमने एक चीज को बताया, फिर जब फॉर्मूला हो गया तो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, देन आफ्टर आंसर निकाल के रखा है। तो आप लोग भी ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। एक और न्यूमेरिकल आपके सामने मैं रख रहा हूं, जरा ध्यान से उसको भी देखिएगा। अब जैसे क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 mkcl at 298 Kelvin is 1500 ohm. Resistance of conductivity cell containing 0.001 mkcl solution। तो सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, ये मोलरिटी गिवन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट 298 केल्विन, टेम्परेचर भी है 298 है, तो मतलब ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं होगा। हो सकता है ऊपर वाले का भी कोई यूज ना हो। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? अब बेटा कह रहा है सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट आपने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला सेल कांस्टेंट याद करिए, निकालना है आपको। फिर आगे क्या गिवन है, कह रहा है कि सेल कांस्टेंट आपको निकालना है और उसके पहले 1500 ओम गिवन है, यानी 1500 ओम का मतलब आर है। और क्या है, कह रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.011 kcl सॉल्यूशन इज 298 केल्विन इज 0.146 into 10 to the power -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें आपको क्या गिवन है, कापा गिवन है, तो कापा इज इक्वल टू क्या है 0.146 into 10 to the power -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये गिवन है। ठीक, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था,
कापा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए, ये आपके पास फॉर्मूला था, वेयर एल अपॉन ए इज इक्वल टू क्या था, सेल कांस्टेंट, यही तो था, ठीक, यही तो था, कापा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए। अब आपके पास कापा भी है और जी भी है, जी को क्या, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर भी होता है, तो कापा की वैल्यू क्या है 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन जी है, जी तो भैया जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर होता है, इसको एक साइड में ऐसे लिख लिया करिए, जो भी साइड फॉर्मूले हैं उनको भी ऐसे ही नोट कर लिया करिए, ये परमानेंटली आपको याद कर रखने के लिए है। तो जी तो आपको 1 अपॉन आर है तो 115 हो गया इंटू एल अपॉन ए, यही आपका सेल कांस्टेंट है एल अपॉन ए, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन इंटू 1500, ठीक, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1500, तो जैसे ही सेल कांस्टेंट आप निकाल के लाओगे आपके पास क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी पूरी यहां से निकल के आएगी 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी वैल्यू यहां से निकल के आ गई। तो इस टाइप से एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये भी था जो आपको मैंने सॉल्व किया। आई होप आपको न्यूमेरिकल करने की टेक्निक भी समझ में आ रही होगी, न्यूमेरिकल और कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये सारी चीजें भी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात की, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलराउश लॉ की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप आगे का वीडियो देखते हैं तो आपको हो सकता है चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। याद रहे अगर आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स केमिस्ट्री में पाने हैं तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे। उसके लिए आपको बस लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।